हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं क्वेश्चन नंबर 32 सैंपल क्वेश्चन पेपर का कराने जा रहा हूं। आप देखिए मेरे साथ 32। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंटरी एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इनके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, इनके अलावा कोई दो नाम लीजिए। तो एक होता है लूज टूल्स, जिससे टूल जो मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर एंड स्पेयर्स बोलते हैं उसको, स्टोर एंड स्पेयर्स। फिर और भी आगे आप देख सकते हैं पैकिंग मटेरियल। 3। चौथा होता है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर जो छोटा छोटा मटेरियल होता है मशीनों को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। पैकिंग मटेरियल हो गया जिससे हम जैसे बिस्कुट बन रहा है, उसका एक हो गया प्राइमरी पैकिंग, एक है सेकेंडरी पैकिंग। बाहर की पैकिंग जो डब्बा है और अंदर का जो रैप है, तो वो सारा पैकिंग मटेरियल भी इसमें आता है। फिर आ गया स्टोर एंड स्पेयर, मशीनरी के स्पेयर पार्ट। लूज टूल हो गया जिन टूल से मशीनों पे काम करते हैं। तो उसमें कोई दो पूछे हैं, आप कोई दो लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट, bill will to disclose the amount of loss on the issue of debenture written off out of the statement of profit and loss। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से डिबेंचर के लॉस को रिकवर करना हो तो कौन से कहां डिस्क्लोज करोगे? ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, आप अदर एक्सपेंसेस में होंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। इसका कुछ स्पेसिफिक हेड जो है नहीं है, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहां डिस्क्लोज करोगे? अदर एक्सपेंसेस। Next, bill will you disclose the purchase of raw material in financial statement of a company। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, रॉ मटेरियल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो रॉ मटेरियल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी परचेज करा आपने, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड उसमें जाता है। कैसे? आप लिखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के फॉर्म में। लास्ट ये हो गए 3 पार्ट। तो इसमें आपको 2 स्टॉक बता दिए, इसमें बताया कि डिबेंचर के इशू का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से हेड में जाता है? अदर एक्सपेंसेस में। और इसमें बता दिया कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को प्रॉफिट एंड लॉस में किस हेड में डिस्क्लोज करोगे? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मटेरियल कंज्यूम में करोगे। अब अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल बनता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल हमें टर्नओवर रेशियो निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल बनता है उधार सेल से। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, क्रेडिट सेल और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर और बिल रिसीवेबल, इनका ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग भी। जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं तो उसको एवरेज कर ले और उसका रिलेशन किससे देखिए? क्रेडिट सेल से। क्यों? क्योंकि उधार सेल से ही डेटर बनता है। तो एक कंपोनेंट हो गया क्रेडिट सेल और दूसरा हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। बताइए, आपको दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये जीपी दिया है कॉस्ट पे। अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं इसमें जीपी ऐड कर दूं तो ये सेल बन जाएगा, टोटल सेल। इस टोटल सेल का मैं 20% कर दूं, वो कैश सेल है। जो 80% बचेगा वो क्रेडिट सेल है। बस निकल जाएगा। क्योंकि हमें 2 चीजें चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बताइए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, दिस इज योर 6 लाख। एड जीपी, कितना है जीपी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25%। तो इसका 25% करेंगे, 4 से कटेगा, दिस इज 1,50,000। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी ऐड कर दिए तो आपका सेल आ जाएगा, टोटल सेल आ जाएगा।
दिस इज टोटल सेल्स, दिस अमाउंट टू 7,50,000 टोटल सेल। अब इस टोटल सेल का 20% कैश सेल है, तो कैश सेल कितना हो गया? 20% ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि इसका 20%, ये आ गया 7,50,000 इंटू 20%, दिस इज 1,50,000। अब अगर मैं कैश सेल से माइनस कर दूं टोटल सेल से, तो आपका आ जाएगा क्रेडिट सेल, दिस इज माइनस क्रेडिट सेल, दिस अमाउंट टू 6 लाख। तो आपके पास एक कंपोनेंट आ गया क्रेडिट सेल का 6 लाख, दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप देखिए क्वेश्चन को, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होल अपॉन 2। अब इसने आपको दिया है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, यानी कि इसके बिल रिसीवेबल नहीं होंगे। अदरवाइज ट्रेड रिसीवेबल बनता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल से, तो आप ओपनिंग डेटर को ले लीजिए, आपके कितने हैं, फिर आप रिसीवेबल की जगह बेशक डेटर लिख लीजिए, पर उसमें रेशो तो इसी में खुशी है, तो आप इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा, यानी कि इसमें बिल रिसीवेबल 0 है। तो ओपनिंग डेटर आपका कितना है? 1 लाख प्लस क्लोजिंग कितना है? 2 लाख होल अपॉन 2, दिस इज 1,50,000। ये आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और एवरेज डेटर रिसीवेबल, डेटर रिसीवेबल ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ऐसे होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें डेटर है प्लस बिल रिसीवेबल 0 है, ये आगे ट्रेड ऐसे है 1.5 लाख। अब आपके पास ध्यान रखें, इसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, जब इस रेशियो को कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल है ये कितनी बार कैश, कितनी बार क्रेडिट सेल में कन्वर्ट हुए हैं, तो हम उसमें प्रोविजन को नहीं लेते हैं। ध्यान रखेंगे गलती के लिए ये ले लोगे तो गलत हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब हो गया शंका है कि इतना नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं है, और हमें देखना है कि डेटर का रोटेशन सेल से कितना है, उसमें प्रोविजन को नहीं लेना है। ये उसने जानबूझ के दिया है कि आप इस प्रोविजन को कुछ गलती कर दोगे, उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, इसको नहीं लेना है। अब आपका रेशियो निकल आएगा। अब आपके पास दोनों कंपोनेंट हैं, अब फार्मूला लगाइए, लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल आपका है दिस इज योर 6 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में 1,85,000, काटिए इसको 4 से कट जाएगा, 4/1 इक्वल टू 4:1, 4 टाइम्स टर्नओवर को हम, टर्नओवर का मतलब होता है रोटेशन, हमारे डेटर कितनी बार क्रेडिट सेल में कन्वर्ट हुए, तो कितनी बार कन्वर्ट हुए? 4 बार। इसका मतलब पूरे साल में 4 बार हमने सामान बेचा, फिर उनसे रिकवर करा, फिर हमने उधार बेचा, फिर रिकवर करा, देखो, यानी कि हमारे पास अगर 1,50,000 का हम एक बार उधार दें तो हम 1,50,000 का उधार 4 बार रिकवर कर पाए और 4 बार सेल कर पाए, तो 1,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स जितना हमारा उधार मार्केट में एवरेज डेटर है उससे 4 गुना ज्यादा हमने सेल करी, इसका ये मतलब। अब अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन आपको बोर्ड में दिख जाता है। उसमें पूछा क्विक रेशियो ऑफ रॉक्सी ट्रेडर इज 0.80 to 1, स्टेट विद रीजन whether the following transaction will increase, decrease or will have no change on the ratio। इन ट्रांजेक्शन से इन रेशियो पे इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा या कोई चेंज नहीं आएगा। आप पहले प्यारे बच्चों उसको करने से पहले बिना किसी चीज को याद रखे हुए आप एक इमेजिनरी फिगर बनाएं। अगर इनका रिलेशन 0.80 to 1 है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज क्यूक असेट वर्सेस करंट लायबिलिटी, नहीं होता ना क्यूक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर ये 8,000 है, अगर ये क्यूक असेट आपके 8,000 है तो आपकी करंट लायबिलिटी 10,000 है, तो आप इसको करके देखेंगे 8/10 ये आएगा 0.8 to 1 ये रेशियो।
ये फिगर मैंने इमेजिनरी ली है जिससे आपको ये जानने में आसानी हो जाए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। देखिए कहते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक आपने क्यू को सेट में नहीं लेना है, ये स्टॉक बढ़ेगा आपने नहीं लेना है, इसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और उधार परचेज करा तो क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, कोई भी अमाउंट मानो 2000 है ये बढ़ गया। अब आपको बताओ ये 8000 ही रहा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेशो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा डिक्लाइन रेशो। ये आपका 8000 ही रहा और ये 12000 हो गया। मैंने इमेजिनरी फिगर सेट करी, मानो हमने इतना उधार लिया है, ये क्रेडिटर बन गया तो आपका रेशो डिक्लाइन। अब भाई आपने एक्सप्लेनेशन देना है, when the goods are purchased on credit the Q coset remain unchanged, आपका Q रेशो दिया ना, तो Q coset remain unchanged whereas the current liability increase by that amount, so denominator increase therefore the ratio decline। अब इसका दूसरा पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए इसका फिर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। अब मानो फिर से देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये इमेजिनरी फिगर है। जब आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लायबिलिटी, ये कम हो जाएगी और पे करने से कैश भी कम हो जाएगा, यानी कि क्यू कसेट भी कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी सेम अमाउंट से। देखिए ये कितना खतरनाक है, अगर आप 2000 आपने मानो पे करा तो 2000 से आपका करंट लायबिलिटी भी कम हो गया और कैश क्यू कसेट भी कम हो गया। करिए क्यू कसेट को 2000 से माइनस, इसको भी माइनस करिए, तो आपको देखने से लग रहा है कि रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, आ जाएगा। देखो इसको, दिस इज 6000, दिस इज 8000। अब आप 6 को 8 से डिवाइड करिए, बताइए 0.87 द 56 8 5 द 0.75 हो गया, रेशो डिक्लाइन हो गया। देखिए ऊपर 8 है 0.8, तो ऐसे करके अगर आप इमेजिनरी फिगर लेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। अब आप क्या करोगे, आप उसको लिखोगे when the outstanding expenses are paid, the Q asset and current liability reduced by the same amount and the ratio will decline, ratio decline हो जाएगा। तो इसका आंसर भी है रेशो डिक्लाइन हो गया, 0.8 से 0.7 समथिंग आ जाएगा, 0.75 डिक्लाइन, ये आंसर है। अब तीसरा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट 20% लॉस। प्यारे बच्चों, फिक्स एसेट का सेल हुआ चाहे वो 20% लॉस पे हुआ या 50%, कोई मतलब नहीं, पैसा आ गया। मान लो आपका ये फिक्स एसेट है 10,000 का, आपका 20% लॉस पे बिका, यानी कि 20% इसका कितना हो गया, 10% का, ये 200। अगर ये 10,000 का तो ये 2,000 का, तो 8,000 का बिका। 8,000 का बिका तो आपके पास कैश कितना बढ़ गया है, कैश हो गया करंट एसेट या क्यू एसेट, ये आपका बढ़ गया 8,000 से, राइट। और कम क्या हो गया, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जब आपने बेच दिया तो ये कम हो गया। इस फिक्स एसेट का आपके क्वेश्चन पे कोई असर नहीं दिया, लेकिन जो कैश मिला 8,000 उससे आपका क्यू एसेट बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 3, क्यू एसेट बढ़ गया। मानो किसी भी अमाउंट से कोई भी अमाउंट आप ये बढ़ गया और करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं हुआ। तो जब क्यू एसेट बढ़ जाएगा तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिखोगे इसका, विद द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यू एसेट विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव। क्यू एसेट उतने से बढ़ गया जितना हमें कैश मिला, एंड द करंट लायबिलिटी रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूमरेटर, देयरफॉर द रेशो इंक्रीज। फोर्थ पार्ट, इशू ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम टू वेंडर्स। डिबेंचर हमने इशू करे, लोन बन गया और वेंडर को दिया। डिबेंचर इशू करके किसको दिया, वेंडर को। तो इसमें ना तो क्यू एसेट पे कोई असर गया ना करंट लायबिलिटी पे, बिकॉज डिबेंचर इशू करे आपने किसको, वेंडर को दिए। तो एक तरफ आपका वेंडर का लायबिलिटी कम हुआ और दूसरी तरफ डिबेंचर का लायबिलिटी बढ़ गया, जिससे कोई भी असर क्यू एसेट या करंट लायबिलिटी पे नहीं पड़ा। तो इसका इफेक्ट हो गया डी पार्ट का, नो चेंज। दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं समझ आया होगा। मैंने हमेशा कोशिश करी शुरू से आज तक, कोई वीडियो मेरा देख लीजिए,
मैंने कॉन्सेप्ट बेचा आपको, मैंने कभी आपको रट्टा नहीं लगाया, कभी ये नहीं बोला इसको याद करो। देखते रहिए, इसके पीछे वाले सारे क्वेश्चन पास्ट के वीडियो में देखिए और इसके आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखिए। देखते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इंस्टा को फॉलो कर लीजिए।